बिल्कुल विपरीत थी और कीन्सियन अप्रोच डिमांड पर ज्यादा फोकस करता है। कीन्स कहता है कि एक काम करते हैं, इकोनॉमी में वो वर्ग जो ज्यादा खर्चीला है वो अर्थव्यवस्था को लीड करेगा, वो अर्थव्यवस्था को आगे ले जाएगा। जबकि क्लासिकल अप्रोच कहता है कि नहीं, हमको बचते ज्यादा करना चाहिए। तो इसलिए कीन्सियन जो एज आया वो बिल्कुल अपोजिट था और कीन्स ने उपभोक्ता को अर्थव्यवस्था की जान माना कि अर्थव्यवस्था का जो मेन रोल होता है, जो मेन हीरो है वो कंज्यूमर है। अगर कंज्यूमर अपने कंजप्शन प्रोपेंसिटी को बढ़ा देगा, अपने खर्च करने की आदत को बढ़ा देगा, वो अर्थव्यवस्था तेजी से लीड करेगी, तेजी से आगे जाएगी। लेकिन अगर आपकी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता क्या हो जाए, कंजूस हो जाए, कंजूस का मतलब होता है उनकी एक्सपेंडिचर हैबिट ना हो, तो उससे अर्थव्यवस्था में क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरह जो हमारे पास जो दो वर्ग है, एक क्लासिकल अप्रोच है, एक कीन्सियन अप्रोच है। ठीक है, क्लासिकल अप्रोच पर अच्छा कुठाराघात हुआ। अच्छा, वॉइस प्रॉपर नहीं, बस बाकी सभी लोगों को। हाँ, तो आप ना एक बार रिकनेक्ट होइए, अपने आप को रिकनेक्ट करो, हो जाएगा। ठीक है, तो क्लासिकल जो अप्रोच था, क्लासिकल अप्रोच क्या करता है कि वो कहता है कि अर्थव्यवस्था में प्रोड्यूसर को, याद रखना से का एक सिद्धांत मैं पढ़ाऊंगा, से का पूर्ति अपनी मांग का सृजन स्वयं करती है। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। कौन कहता है, प्रोफेसर जेबी से ने कहा कि पूर्ति साइड से इकोनॉमी डेवलप करनी चाहिए। कीन्स कहते हैं नहीं, हमको अर्थव्यवस्था को डिमांड साइड से इकोनॉमी को डेवलप करना चाहिए। कीन्स क्लासिकल अप्रोच कहता है कि अर्थव्यवस्था में बिजली, पानी, सड़क ये सब क्रिएट कर दो, ऑटोमेटिक इकोनॉमी चलने लगेगी। कीन्स कहता कभी नहीं चलेगी। आप बिजली, पानी, सड़क कर दीजिए, कभी नहीं चलेगी। एक काम करिए, लोगों के हाथ में मनी दे दीजिए, कंज्यूमर के हाथ में मनी दे दीजिए और कोशिश करिए उस वर्ग को मनी दीजिए जो तुरंत खर्च कर दे, वो पैसा अपने पॉकेट में न रखने पाए। मतलब मार्जिनल सेक्टर की बात करते हैं। कीन्स कहते हैं कि उस वर्ग को पैसा दे दो, वो इकोनॉमी में डिमांड क्रिएट कर देगा और डिमांड क्या करेगा, अर्थव्यवस्था के चारों तरफ क्या करेगा, विकास करने के लिए आगे आ जाएगा। तो ये अप्रोच में देखिए अंतर आया। बाद में याद रखना, जब कीन्स की डेथ होने लगी तो कीन्स की डेथ होने के साथ ही साथ कीन्स ने कहा कि नहीं, जो मैंने अपने अप्रोच रखे थे वो अप्रोच क्या थे, वो गलत थे और क्लासिकल अर्थशास्त्री ही सही थे। लेकिन जब न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री आए और उन्होंने कहा कि नहीं, जो आपने कहा था वो लॉजिकली क्या है, सही है। लॉजिकली सही होने का मतलब यह होता है कि अर्थव्यवस्था में आपकी बात पूरी तरह से फिट बैठ रही है। तो जब अर्थव्यवस्था में आपकी बात पूरी तरह से फिट बैठ रही है तो आप इमोशनल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं। अब देखना सही हो गई होगी, सही हो गई, सही है भाई सब, देखो बताना। हाँ, ओके ओके। तो उन्होंने कहा, कीन्स की जब डेथ हुई और डेथ होते वक्त उन्होंने ये वर्ड बोला कि नहीं, अर्थव्यवस्था में जो क्लासिकल अप्रोच चलता था वही सही था। अब उसको याद रखना, इकोनॉमिस्टों ने दो मतलब निकाले। एक ने कहा कि नहीं, कीन्स ने अपने आप अपने सिद्धांत को क्विट कर दिया कि नहीं, मेरा सिद्धांत गलत थे, क्लासिकल अप्रोच सही था। लेकिन दूसरा अर्थशास्त्री आए, उन्होंने कहा नहीं, कीन्स ने केवल क्लासिकल अर्थशास्त्री को सम्मान देने के लिए यह वर्ड बोला था कि नहीं, आपके अप्रोच सही थे, जबकि कीन्स के जो थ्योरी थी वो जस्टिफाई थी। वो पूरी तरह से कीन्स की थ्योरी सही थी कि नहीं, अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता ही इकोनॉमी का लीडर है। उपभोक्ता का अप्रोच अगर एक्सपेंडिचर वाला है, खर्चीला व्यवहार है, तो निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ेगी। लेकिन अगर अर्थव्यवस्था खर्च नहीं करता उपभोक्ता, तो अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। तो ये जो कीन्सियन अप्रोच था, फिर मैं बताऊं, दो अप्रोच चले।
दो अप्रोच चले, मान लीजिए अभिमन्यु है, वो कहता कि नहीं सर मैं क्लासिकल अप्रोच पे काम करूंगा, तो उसको नाम दे दिया गया अभिमन्यु को नियो क्लासिकल। वर्ड क्या आया? नियो क्लासिकल। जो क्लासिकल अर्थशास्त्रियों की विचारधारा को लेकर के आज रिसर्च कर रहे हैं उनको क्लासिकल नियो क्लासिकल अप्रोच कहा गया। वहीं मान लीजिए आदित्य राव जी हैं, ये कहते कि नहीं सर मुझे कीन्सियन थ्योरी बहुत अच्छी लगी। ठीक है, कीन्सियन थ्योरी, तो इनको हम क्या कहेंगे? कीन्सियन विचारधारा वाले अर्थशास्त्री हुए। तो आपने देखा होगा कि जब दो अप्रोच आए, क्लासिकल अप्रोच आया, कीन्सियन अप्रोच आया, तो उस अप्रोच को आज भी अर्थशास्त्री मानते हैं और वो अप्रोच हमारे क्या हुए? डिवाइड हो गए। और एक आपने देखा होगा, दो स्कूल इकोनॉमिक्स में बहुत है, एक ऑक्सफोर्ड स्कूल है और एक कैम्ब्रिज स्कूल है। एक साल इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार एक ले जाता है, दूसरे साल एनदर ले जाता है। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स में दो स्कूल हुए। दो स्कूल नहीं है, दो मत हैं, अपनी अपनी विचारधारा के दो मत हैं, तो उन दो मतों के अनुसार अर्थव्यवस्था बढ़ी। तो ये जो इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट है, मैंने बताया ना, पूरा सेकेंड ईयर आप मोस्टली 80% थ्योरी केवल कीन्स की ही पढ़ने जा रहे हो। इसलिए आपको ये विचारधाराओं का कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी था और मैंने इसीलिए आपके साथ इस एस्पेक्ट से बात किया कि वास्तव में विचारधाराएं क्या थी। ठीक है, तो कीन्सियन अप्रोच क्या होता है? वो कहता है कि प्राइस राइज इकोनॉमी के लिए गुड सिंबल है। बट मैं कभी ये नहीं कहता हूं, ना कीन्स कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में प्राइस राइज सदैव अच्छा है, एक लिमिट तक अच्छा है। और मैं बताऊं हर जगह एक लिमिट लगती है। ठीक है, एक मॉडरेट लिमिट। अब आपका प्रश्न है सर वो लिमिट क्या है? वो लिमिट क्या है प्राइस राइज की या इन्फ्लेशन की जो आपकी इकोनॉमी में अच्छा है? तो उसका आंसर है कि अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 1 डिजिट रहे, 1 डिजिट का मतलब होता है 1 से लेके अगर 9 तक आपका इन्फ्लेशन है तो वो इकोनॉमी के लिए गुड है, वो इकोनॉमी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर जैसे 2 डिजिट में चली जाए, 10 पे पहुंच जाए, 11 पे पहुंच जाए, 12 पे पहुंच जाए, तो समझ जाना कि वो कॉन्सेप्ट आपके लिए खतरनाक हो गया है। ठीक है, वो इकोनॉमी के लिए खतरनाक हो गया है। तो इस तरह इन्फ्लेशन इकोनॉमी को लीड करता है, इकोनॉमी को प्रोवोक करता है, इकोनॉमी को ऊपर ले जाता है। लेकिन 1 डिजिट ही इन्फ्लेशन इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगा, 2 डिजिट इकोनॉमी के लिए नुकसानदायक है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे वो कैसे नुकसानदायक है। ठीक है, इस पे हम बात करेंगे कि वो कैसे नुकसानदायक हो जाता है। जबकि कीन्स ने इतना बड़ा अर्थशास्त्री था, इसने सिद्धांत रखा इकोनॉमी में ज्यादा प्राइस राइज हो जाएगा तो पूंजीपतियों का प्रॉफिट तो तेजी से बढ़ेगा ना। तो नुकसानदायक क्यों हो? ज्यादा कंपनी तेजी से लगाए, लोगों को रोजगार दे, तो वो नुकसानदायक क्यों हो गया? ठीक है, वो नुकसानदायक क्यों हो गया, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो मैं फिर से स्लाइड आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। स्लाइड देखिएगा, बताइएगा। स्लाइड सबको शायद दिख रही होगी, सभी को स्लाइड दिख रही है? ओके, हाँ, ओके। तो अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि इन्फ्लेशन का दूसरा पार्ट है, यानी हमने क्या कल सीखा कि एवरी टाइप ऑफ द प्राइस राइज इज नॉट कॉल्ड इन्फ्लेशन। आफ्टर द फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद जो प्राइस राइज होता है उसे ही हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। लेकिन कीन्सियन अप्रोच कहता है कि केवल और केवल 1 डिजिट इन्फ्लेशन ही बेस्ट है इकोनॉमी की। 1 डिजिट का मतलब होता है अगर आपकी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, अगर इस डिजिट के बीच में इन्फ्लेशन रहता है तो इकोनॉमी में ये लीडिंग पावर रखेगा। लीडिंग पावर का मतलब होता है कि प्रोड्यूसर को लाभ तो होगा ही होगा, प्रोड्यूसर इससे प्रेरित होंगे, लेकिन कंज्यूमर को बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा।
क्योंकि याद रखना, जो उपभोक्ता होता है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। इन्फ्लेशन से, प्राइस राइज से जो एक्चुअल यानी रियल इनकम होती है वो हमारी कम हो जाती है। कैसे? मान लीजिए मेरे पास 100 रुपी है और इस 100 रुपी में अभी मैं 5 kg आलू ले आता हूं। सपोज प्राइस राइज हो गया। प्राइस राइज होने से आलू जो अभी तक 20 रुपी kg था, अब वो बढ़कर के कितना हो गया? 25 रुपी kg। अब मैं इसी 100 रुपए से कितने केजी आलू ले पाऊंगा? मात्र 4 kg आलू ले जा पाऊंगा। तो यानी मेरे रुपए की खरीदने की क्षमता पहले 5 kg थी, अब मेरे रुपए की खरीदने की क्षमता क्या हो गई? 4 kg हो गई। तो निश्चित रूप से कंज्यूमर को लॉस हो गया। ठीक है, तो रियल परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर डिक्लाइन। वास्तव में एक उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता कम हो जाती है, और जिससे जब आपके वस्तु का प्रयोग कम हो जाएगा, 5 किलो आलू जो आप खरीदते थे 100 रुपी में, जब आप 4 kg आलू खरीदने लगे हो तो निश्चित रूप से वस्तु का प्रयोग कम कर दिए हो, तो आपकी यूटिलिटी भी पहले से कम हो गई है। जब यूटिलिटी पहले से कम हो गई है तो आपका सेटिस्फैक्शन लेवल भी तो पहले से कम हो गया, और जब संतुष्टि का स्तर पहले से कम हो गया तो निश्चित रूप से एक उपभोक्ता दुखी होगा। ठीक है, तो एक वर्ड सीख लेना और कि जब प्राइस राइज हो जाता है या जब इन्फ्लेशन होता, मैं दोनों टेक्निकल वर्ड यूज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, प्राइस राइज एंड इन्फ्लेशन। प्राइस राइज अल्पकाल में, इन्फ्लेशन दीर्घकाल में, दोनों का सेम इंपैक्ट है। दोनों का सेम इंपैक्ट है, दोनों से आपकी रियल इनकम कम हो जाएगी। क्या होगा? रियल इनकम कम हो जाएगी, मतलब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी तो निश्चित रूप से आपकी यूटिलिटी कम होगी और सेटिस्फैक्शन लेवल कम होगा, और आप नाराज रहोगे अर्थव्यवस्था से। नाराज रहने का मतलब यह है सीधा कि आपका सेटिस्फैक्शन लेवल कम हो गया है। तो ये चीज तो सीख लेना कि अगर कोई व्यक्ति एक रोल पर है, याद रखना इंसान को 2 रोल दिए गए हैं, आप हो या हम हैं। एक रोल में वो कंज्यूमर होता है जब हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन दूसरे रोल में एक व्यक्ति प्रोड्यूसर भी होता है। अब यह डिपेंड करता है कि आप कौन से रोल में जी रहे हो। उम्मीद यह की जाती है कि एक व्यक्ति कंज्यूमर से ज्यादा प्रोड्यूसर रोल में जिए। ठीक है, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स पे थ्योरी तो नहीं है, एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है कि इंसान को खाने के लिए एक मुंह दिया गया है, कमाने के लिए 2 हाथ दिए गए हैं। तो जब आपके पास यानी साफ साफ कहा गया है कि कंजप्शन पावर आपकी कम दी गई है, प्रोड्यूसिंग पावर ज्यादा दी गई है, तो अगर आप इस नेचर से जीते हो तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि प्राइस राइज से, मैंने बोला इन्फ्लेशन से या प्राइस राइज से, एक तरफ तो प्रोड्यूसर का प्रॉफिट बढ़ता है और उससे प्रॉफिट बढ़ने से वो इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आता है। तो एक तरफ देखो यूटिलिटी मेरी डिक्लाइन हुई और दूसरी तरफ मुझे प्रॉफिट बढ़ा। तो अगर आप प्रोड्यूसर ज्यादा हो और कंज्यूमर कम हो तो आपका इन्फ्लेशन से नुकसान कम हो रहा है और फायदा ज्यादा हो रहा है। तो आप चाहोगे कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हो, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी में सारे लोग कंज्यूमर हैं, सारे लोग का मतलब होता है परिवार में, मैंने देखा कि भारत की स्थिति बहुत बुरी है। भारत में 9 लोगों की फैमिली है, 10 लोगों की फैमिली है, 5 लोगों की फैमिली है, 1 अर्निंग माइंड है, केवल एक व्यक्ति कमाने वाला है। मतलब आपके परिवार में क्या केवल 20% लोग प्रोड्यूसर का रोल अदा कर रहे हैं और 80% लोग कंज्यूमर का रोल अदा करते हैं। निश्चित रूप से इस फैमिली को लॉस होगा। क्यों? क्योंकि 80% लॉस आप एज ए कंज्यूमर बियर कर रहे हो और ओनली 20% बेनिफिट आप एज ए प्रोड्यूसर ले रहे हो। लेकिन अगर किसी फैमिली में 80% लोग यानी 5 सदस्यों में से अगर 4 सदस्य कमाने वाले हैं और एक बैठ करके खाता है तो उस परिवार में कभी नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन से 4 लोगों का वेतन बढ़ेगा, 4 लोगों का वेतन बढ़ेगा इन्फ्लेशन से, क्योंकि मूल्य जैसे बढ़ता है सरकार या गवर्नमेंट एम्प्लॉय चाहे प्राइवेट एम्प्लॉय, वो तुरंत अपनी वस्तुओं का मूल्य बढ़ा देगा।
और ये आवश्यक नहीं कि 2 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ा है तो बस वाले 2 ही रुपए बढ़ाएं, वो 2 रुपए के बहाने 4 रुपए टिकट बढ़ा देंगे। तो निश्चित रूप से कि अगर परिवार में आपके कमाने वाले कम, खाने वाले ज्यादा हैं, तो इन्फ्लेशन से आपको नुकसान होगा और आपको नाराज होना लाजिम है। लेकिन अगर आपके परिवार में सभी अर्निंग पर्सन है तो आप कभी नाराज नहीं होगे और आप अन्यथा हैप्पी हो जाओगे कि बहुत अच्छा हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, अब हमारा सरकार हमारा वेतन बढ़ा देगी। अब आप सुख। वॉइस नहीं क्लियर है? आप ना रिकनेक्ट होइए जी। नहीं तो फिर आप वीडियो देखिएगा। हो तो हम आपको बताएं कि अगर आपकी फैमिली में, तो भारत में कंज्यूमर ज्यादा है, ठीक है, भारत में कंज्यूमर ज्यादा है। लेकिन डेवलप्ड कंट्री जैसे अमेरिका है, अमेरिका की आप स्टडी कर लेना, वहां पर मैंने आपको मैं एक्सपीरियंस बताता हूं कि एक मेरे परिचय के लोग हैं, हस्बैंड एंड वाइफ कमाते हैं, उनकी बेटी 7th क्लास में है, 7th क्लास में है, लेकिन वो ग्रेजुएट स्विमिंग से है। अमेरिका में एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स चलता है, अगर आप उसमें टाइम बाउंड नहीं किया गया है, अगर आपने 2 दिन में एग्जाम क्वालिफाइड कर दिया तो अगली डिग्री आपको दे दी जाएगी 2 दिन में। अगर आप 3 दिन में तैयार करके आप कोई डिग्री लेना चाहे तो ले लो। उसने 7th क्लास में होकर के उसने ग्रेजुएशन में स्विमिंग का पेपर दिया और पास हो गए, ठीक है। तो वो पार्ट टाइम में स्विमिंग की क्लास चलाती है और खुद अर्निंग करती है, 7th में पढ़ती है। आज भारत में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की गई है, इसमें भी यही बात की गई है कि पार्ट टाइम में स्टूडेंट को स्किल डेवलपमेंट के कोर्स सिखाओ। अगर वो सीख लेते हैं तो उनके पार्ट टाइम इनकम का एक जरिया हो जाएगा। तो अमेरिका जैसे जो डेवलप्ड कंट्री है, वहां पर मोस्टली लोग क्या है, वहां पर मोस्टली लोग प्रोड्यूसर हैं। और भारत जैसी कंट्री में यहां पर लोग क्या है, मोस्टली लोग क्या है, कंज्यूमर है। इसलिए स्फीत से हमको डर लगता है, लेकिन डेवलप्ड कंट्री में स्फीत एक गुड सिंबल है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उनके ग्रोथ के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और सबसे ज्यादा इकोनॉमी बूस्ट करती है और इकोनॉमी का जो ग्रोथ पाथ है वो तेजी से बढ़ता है, ठीक है। तो ये इन्फ्लेशन की एक अवधारणा है जो हम लोग कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को लेकर के सदैव फंसे होते हैं कि एक देश के लिए इन्फ्लेशन अच्छा है या इन्फ्लेशन बुरा है। अब मैं बात करता हूं हेडलाइन मुद्रास्फीति बनाम मूल मुद्रास्फीति। ये आपके यूपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है या यूपीपीएससी एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा गया है, ठीक है। और आपका एनटीए नेट में सबसे ज्यादा पूछा गया है, सबसे ज्यादा देखिएगा सिविल सर्विस में पूछा गया है। हेडलाइन मुद्रास्फीति एक अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रास्फीति की माप है। अर्थव्यवस्था में जो टोटल इन्फ्लेशन है उसको मेजरमेंट जब हम करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग टोटल को हेडलाइन मुद्रास्फीति की संज्ञा देते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य, जो आप लोग खाना खाते हैं, ठीक है, ईंधन, ईंधन के अंतर्गत कोयला जो आपका आता है, एलपीजी जो आपका आता है, इनको एवं अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को शामिल किया जाता है। ये देखा जाता है कि प्राइस राइज इनमें हुआ तो कितना हुआ। कौन कौन सी वस्तुएं, याद रखिएगा, टोटल में जो आपके पास हेडलाइन मुद्रास्फीति है, हेडलाइन मुद्रास्फीति में खाद्य वस्तुएं जो आप कंज्यूम करते हो, क्योंकि कंज्यूमर पे मैंने क्या बोला कि प्रोड्यूसर के लिए तो फायदेमंद है लेकिन कंज्यूमर के लिए नुकसानदायक है। तो क्यों ना जिसके लिए नुकसानदायक है उसके आधार पर, यानी उसकी दिशा से हम लोग इसको मेजरमेंट करें। वाई वी आर नॉट मीजरिंग द मनी इन्फ्लेशन इन द साइड ऑफ कंज्यूमर, और कंज्यूमर के साइड क्या आता है, आपका फूड आइटम, ठीक है, फूड आइटम कंज्यूमर यूज करता है ना कि प्रोड्यूसर। ईंधन, ये दोनों यूज करते हैं लेकिन हम कंज्यूमर को लॉस ज्यादा होता है, इसलिए कंज्यूमर की साइड से ईंधन, कौन सा ईंधन प्रयोग कर रहा है, ठीक है, कोयला है आपका कि एलपीजी है, और अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य को, जो वस्तुएं एक कंज्यूमर अपनी लाइफ में यूज करता है,
सीलिंग फैन है, उसकी बेडिंग्स है, किचन के आइटम्स हैं, ठीक है। एक कंज्यूमर के लिए जो वस्तुएं होती हैं, इनमें जो मूल्य में वृद्धि होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है और टोटल निकाल दिया जाता है, तो इसे हम लोग हेडलाइन मुद्रास्फीति की संज्ञा देते हैं। और कोर मुद्रास्फीति भी एक अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की सीमा को दिखाता है, ठीक है। कोर मुद्रास्फीति खाद्य एवं ईंधन में मुद्रास्फीति पर विचार नहीं करता है। ध्यान से देख लेना, कोर मुद्रास्फीति के अंतर्गत दो चीजें नहीं जोड़ी जाती हैं, खाद्यान्न और ईंधन, ये दोनों को नहीं जोड़ेंगे, अन्य सभी वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो गया कि हेडलाइन मुद्रास्फीति माइनस भोजन, ईंधन व अन्य अस्थिर वस्तुओं की कीमतों को घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मूल मुद्रास्फीति प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मूल मुद्रास्फीति निकालने का यह फार्मूला बन जाता और यह सिविल सर्विस एग्जाम में पूछा गया था कि कोर मुद्रास्फीति में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं को नहीं जोड़ा जाता, तो आपका आंसर होना चाहिए खाद्यान्न व ईंधन को इस कोर मुद्रास्फीति में नहीं इंक्लूड किया जाता, जबकि इसे हेडलाइन मुद्रास्फीति में इंक्लूड किया जाता है। अब मुद्रास्फीति की प्रकार क्या है, उत्पादक स्तर पर भी अभी हाल ही के दिनों में इस पर विचार करा गया कि उत्पादक के दृष्टिकोण से भी मुद्रास्फीति को काउंट कर लिया जाए, लेकिन इसकी गणना अभी प्रारंभ नहीं हुई है। इस पर विचार किया जा रहा है क्योंकि उत्पादक भी वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। उत्पादक मूल्य सूचकांक की बात हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कि उत्पादक जब वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रयोग करता है तो भी उत्पादक क्या होता है, एक एज अ कंज्यूमर बिहेव करता है, तो उत्पादक मुद्रास्फीति पर भी विचार किया जा रहा है कि क्यों ना इसको काउंट किया जाए, तो इसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब दूसरा आता है कि जो हमारे यहां मुद्रास्फीति काउंट की जाती है वो आपके पास WPI थोक मुद्रा मूल्य स्फीति पर विचार किया जाता है, ठीक है। वेटेज प्राइस इंडेक्स इसको बोलते हैं, ठीक। तो थोक स्तर पर आपने जानते हैं कि थोक का स्तर पे हम लोग क्या करते हैं, मुद्रास्फीति को काउंट करते हैं, लेकिन याद रखना थोक स्तर पर केवल वस्तुओं को काउंट किया जाता है। बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना कि थोक पर केवल गुड्स होते हैं, सर्विसेज नहीं हो सकते। ये एक इसका ऑब्स्टिकल है, ये इसकी एक बाधा है कि ओनली इन द WPI वी काउंट ओनली द गुड्स नॉट सर्विसेज, ओके। तो थोक मुद्रास्फीति के अंतर्गत केवल वस्तुओं के मूल्य में जो वृद्धि होती है उसको मेजरमेंट किया जाता है। कुछ समय पूर्व तक थोक मुद्रा सूचकांक जिसको हम लोग WPI कहते हैं, भारत में मुद्रास्फीति दर की गणना की सर्वाधिक लोकप्रिय पद्धति पहले, इस समय तक CPI चल रहा है, ठीक है, CPI चल रहा है, WPI को अब हटा दिया गया है, लेकिन पहले कुछ समय पूर्व तक थोक मूल्य सूचकांक यानी जो WPI था, यही मुद्रास्फीति की गणना का सबसे लोकप्रिय पद्धति थी। ये सूचकांक किसी देश में थोक मुद्रास्फीति की गणना करने के लिए प्रयोग किया जाता था। WPI आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है ये कहां से जारी होता है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए कि आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा इसे लागू किया जाता है और इसके अंतर्गत केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है जो थोक स्तर पर खरीदी और बेची जाती है, ठीक है। उनके मूल्य में क्या परिवर्तन हुआ उसको मेजरमेंट किया गया कि थोक में हमने क्या किया, पेन खरीदना, मान लीजिए पेन खरीदा, पेन कितने खरीदा 100 का और ये बिका कितने का, थोक में 110 का, तो ये जो आपका 10% चेंज हुआ इसको मुद्रास्फीति में काउंट करेंगे, ठीक है, थोक में। फिर बाद में आया CPI खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति, क्योंकि ये उपभोक्ता के सबसे पास से जुड़ा हुआ है। आप बाजार में जाते हो, सब्जी लेने जाते हो तो आप खुदरा ही तो खरीदते हो, थोक तो खरीदते नहीं हो। और खुदरा में आप ये निश्चित जानते हो कि आपको बढ़ी हुई जो पेन आपको थोक में 100 रुपए से 110 रुपए में मिल जाएगा, वही जब आप खुदरा में खरीदोगे ये 150 रुपए में मिलेगा। तो क्यों ना हम इस 150 वाले को इन्फ्लेशन में काउंट करें। ये वास्तव में अच्छी भी बात थी
कि उपभोक्ता का ध्यान रखा गया कि जो उपभोक्ता के पास वस्तुएं पहुंच रही थी उनके मूल्य में जो चेंज हो रहा उसको रियल में, और इसमें एक और विशेषता जुड़ गई, इसमें गुड्स को तो जोड़ा गया प्लस इसमें सर्विसेज के प्राइस को भी जोड़ दिया गया। डॉक्टर की सेवा ले रहे हो, टीचर की सेवा आप ले रहे हो, तो इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। तो इस प्रकार वास्तव में ये जो आपका मुद्रास्फीति का सूचकांक था सीपीआई, ये बेस्ट था और उपभोक्ता के नजदीक था और उपभोक्ता की वस्तु स्थिति को प्रकट करने वाला सबसे बेस्ट तरीका था। ठीक है, उपभोक्ता प्राय सीधे खुदरा विक्रेताओं से क्रय करते हैं, अतः खुदरा क्षेत्र में अनुभव की गई मुद्रास्फीति देश में वास्तविक मूल्य वृद्धि को दर्शा रहा था। थोक वाला देखिए, थोक वाला केवल एजेंसी काम करती है। हम लोग जो आम आदमी है वो कभी थोक के पास जाओ, ये काम करो, गोभी दे दो, एक कभी नहीं देगा, आपको भगा देगा। जो ट्रक से उतरती है, जो एजेंसी खरीदती है, अंडे की कैरेट्स आती है, एजेंसी खरीदती है, उसको कभी एक थोड़ा आपको अंडा दे देगा, लो भैया 5 रुपए का एक अंडा ले लो, नहीं। तो इसलिए जो रियल प्राइस राइज है वो आपको खुदरा से यानी सीपीआई से ही दर्शाया जा रहा था। ये बेहतर जीवन यापन की लागत को भी प्रदर्शित करता है। ठीक है, भारत में खुदरा स्तर पर मुद्रास्फीति दर को प्रदर्शित करने वाला सूचकांक सीपीआई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के रूप में जाना जाता है। यह सीपीआई ही है जो आपके उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है और भारत में मुद्रास्फीति को इसके अंतर्गत ही दर्शाया जा रहा है। डब्ल्यूपीआई के विपरीत सीपीआई में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, सीपीआई का उपयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता, ठीक है, जब अर्थव्यवस्था में जैसे इन्फ्लेशन है, कोई जैसे इन्फ्लेशन ये कह रहा है कि भारत में 10% मूल्य बढ़ गया है, तो गवर्नमेंट जॉब में जो लोग रहते हैं उनको 10% वेतन भी बढ़ाना पड़ता है। तो कहां से वेतन बढ़ाने का आइडिया इनको आता है, वो सीपीआई से निकालते हैं कि सीपीआई में इन्फ्लेशन कितनी तेजी से बढ़ रहा है और उसी इन्फ्लेशन को वेतन में वृद्धिमान दे देते हैं कि लीजिए आप, और ये हर 6 महीने में काउंट कर लिया जाता है। तो जो हमारे पास वेतन में वृद्धि होती है, जो महंगाई भत्ते जिसको हम लोग डीए कहते हैं, डियरनेस अलाउंस कहते हैं, डियरनेस अलाउंस में जो वृद्धि होती है, इट इज डिपेंड अपॉन द सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स। सीपीआई इन्फ्लेशन इंडेक्स के आधार पर ही इसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो भारत में याद रखना कि सीपीआई ही बेस पर हम लोग इन्फ्लेशन को मेजरमेंट कर रहे हैं, ये बात आप अच्छे से जान गए। भारत में जो आप देखिएगा, हाँ, भारत में विभिन्न सामाजिक आर्थिक समूहों को सम्मिलित करने वाले 4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बनाए गए हैं। ठीक है, 4 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसमें और अपडेटेशन आया है, मैं जब आपको प्रॉपर क्लास लूंगा तो और भी चीजों को बताऊंगा, लेकिन ये 4 बेसिक थे। प्रारंभिक अवस्था में ये 4 मूल्य सूचकांक थे जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के नाम से जाने जाते थे। इन चारों को आप देख लीजिए। पहला था औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे CPI IW कहते थे। ठीक है, श्रम ब्यूरो द्वारा इसे जारी किया जाता था। सिविल सर्विस में खूब पूछा जाता है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग में CPI IW कहां से जारी किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रम ब्यूरो द्वारा। कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI AL, श्रम ब्यूरो द्वारा इसे भी जारी किया जाता है। ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI RL, ये भी श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, और आपका है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ग्रामीण, शहरी और संयुक्त CSO-MOSPI द्वारा जारी किया जाता। CSO तथा MOSPI द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो इन चारों के विषय में आपको जानकारी होना चाहिए कि भारत में 4 मूल्य उपभोक्ता सूचकांक जारी किए जाते हैं और उनका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है और कहां से जारी किए जाते हैं, ये जरूर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका डेटा कि इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रेजेंट में कितना है, वर्तमान में कितना है। ठीक है, कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक प्रेजेंट में कितना है। ठीक है, ये जब कोई आप तैयारी करते हो तो उस तैयारी के लिए ये इंडेक्स
क्योंकि जिस साल आप तैयारी करते हो 1 साल 2 साल के ही डेटा आपसे पूछे जाते हैं, तो उतने डेटा आपके पास होने चाहिए। ये नहीं कि सारे पिछले 25 साल का, नहीं, करंट ईयर में या टर्निंग पॉइंट ईयर में। कोई टर्निंग पॉइंट ईयर होगा, देखिएगा पूरे इंडेक्स को चेक करिएगा, कहीं ना कहीं टर्न हुआ होगा डेटा, तो उन डेटाओं को हमको याद करना होता है या उन डेटाओं से अपना एनालिसिस हम लोग करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन के प्रभाव। तो मैं एक इसमें फार्मूला आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं, वो फार्मूला हरदम आप याद रखना। फार्मूले में इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन पे जब हम बात करते हैं तो याद रखना, इन्फ्लेशन से मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि एक वर्ग को लाभ होगा तथा दूसरे वर्ग को नुकसान होगा। उस वर्ग को लाभ होगा इन्फ्लेशन से जिनकी इनकम चेंजेबल है। ठीक है, अगर इनकम चेंजेबल है, चेंजेबल है, अगर आपकी आय परिवर्तनशील है, तो आपको इन्फ्लेशन से फायदा होगा। और अगर अगर आपकी इनकम कांस्टेंट है, अगर आपकी इनकम कांस्टेंट है, तो उसको नुकसान होगा। कांस्टेंट इनकम वाले को नुकसान होगा और फ्लेक्सिबल इनकम वाले को फायदा होगा। ठीक है, ये इसका मूल मंत्र है। चलो अब मैं बात करता हूं, आप लोग एक एक जवाब देना, स्टूडेंट को फायदा होगा या नुकसान। आपसे बात कर लेता हूं। क्यों? रीजन बताओ। इनकम चेंजेबल। अब मान लो कोई स्टूडेंट ट्यूशन पढ़ाता था, उसको फायदा होगा। वो जाकर तुरंत ट्यूशन वाले से बोलेगा, भैया मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया 100 रुपए, हम ट्यूशन 500 में नहीं पढ़ा पाएंगे, हम 600 लेंगे, 700 लेंगे। ठीक है, बोलो। अब पता नहीं आपने क्या बोला। मैं ये कह रहा हूं कि जब मैं इलाहाबाद में रहता था, मैं ट्यूशन पढ़ाया करता था। ठीक है, मेरे मकान मालिक ने किराया 1,000 से बढ़ाकर 2,000 कर दिया। मैंने सारे ट्यूशन में बोल दिया कि भैया हम 500 का नहीं पढ़ा पाएंगे, हम नहीं आएंगे, आप देख लीजिए कहीं। वो बोला, पूछे क्यों, हमको किराया भी देना होता। तो उन्होंने कहा फिर एक काम करते हैं। हमने कहा कम से कम 200 रुपए आप बढ़ाइए, आप नहीं बढ़ाओगे हम क्विट कर देंगे, क्योंकि मुझे 1,000 रुपए यहां से निकाल करके देना है। ठीक है, नहीं तो हम दूसरी जगह ट्यूशन पढ़ाना चालू कर देंगे। तो उन्होंने, हमने अपने इस बर्डन को, इन्फ्लेशन के बर्डन को अपने किस पे, अपने जो फ्लेक्सिबल इनकम है उस पर इंपोज मैंने कर दिया जाके। लेकिन उस लड़के को नुकसान हो गया जो कहीं से अर्निंग नहीं है, गांव से 3,000 रुपए फिक्स रुपए आता है, अब उसकी रियल परचेजिंग पावर पहले से कम हो गई। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा, फार्मर्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत अच्छे सोच के बताना, फार्मर्स पर बताओ, रीजन बताओ, सबके सामने डिस्कस करो। व्हाट विल बी इंपैक्ट ऑन फार्मर ऑफ द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का फार्मर पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आपको पता है, आपके घर में कितने बीघे जमीन होंगे। एग्जैक्ट मत बनाना, आगे पीछे बता देना कितने बीघे जमीन होगी, ईमानदारी से। 10-12। मैं बताऊं आपको ना, मैं बताऊं आपको, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान अपने अनाज को बहुत कम बेच पाते हैं। पंजाब, हरियाणा और
आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के किसान फार्मिंग जो करते हैं वो वास्तव में बिजनेस फार्मिंग करते हैं। बहुत गौर से अब मैंने एक वर्ड आपसे बोला था पढ़ाने के पहले, आप पूरी अर्थव्यवस्था के हिसाब से सोचना, अपने हिसाब से नहीं। ठीक है, अगर फार्मर अपना अनाज केवल अपने परिवार को चलाने के लिए उगा रहा है तो उसको इन्फ्लेशन से नुकसान होगा। और मुझे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में अधिकतर ये मिला कि किसान पहले अपने परिवार का देखते हैं, थोड़ा बहुत जो बचा होता उसको बेचने के लिए आगे आते हैं। जबकि आपका वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, पंजाब हरियाणा में केवल इसीलिए खेती की जाती है कि हम इसको केवल बेचेंगे, मात्र थोड़ा बहुत वो रख लेते हैं, रखते क्या हो, नाम मात्र का। ठीक है, पूरे देश के हिसाब से सोचना तो अगर किसान अपनी इनकम का अपने खाने के लिए, और मैं बताऊं एक बार मैं गया था, अभी घर गया तो घर जाने के बाद मुझे धान का बीज लेना था। मैं आपको हकीकत बताऊं तो वो जो कृषि केंद्र वाला था वो एक वर्ड बोला था मुझसे, भैया खाने के लिए बीज ले रहे हो कि बेचने के लिए? तो मैंने आंसर दिया खाने के लिए। तो बोला खाने वाले की प्रोडक्टिविटी कम है, इसे पानी ज्यादा लगेगा क्योंकि इसका टेस्ट अच्छा है। अब बेचने वाला जो होता है वो रूखा चावल रहेगा। और इसको तो मैंने कहा नहीं, हमारे पास इतने खेत नहीं है, 10-12 बीघे में हम बेचेंगे कि खाएंगे? पहले खाने के लिए हम रखेंगे, उसमें से जो बचेगा उसको बेचेंगे। तो बोले कि ये जो बीज होता है आपका, ये बीज ज्यादा प्रोडक्टिविटी है और कम पानी लगेगा, बस ये खाने का टेस्ट ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जितने भी लोग एग्रीकल्चर काम करते होंगे वो कभी ये नहीं कहते होंगे मुझे बीज वो वाला दे देना जो बिजनेस करना है। वो यही कहते हैं पहले कि हमको बीज वो वाला दे देना जो हमको खाने के लिए उपयुक्त हो उसको। और याद रखना, जो खाने वाला हम लोग बोते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। तो प्रोडक्टिविटी कम होने के कारण हम उसको ज्यादा बचा ही नहीं पाते कि जो हम बेच सके। लेकिन पंजाब और हरियाणा के किसान वह केवल धान केवल बेचने वाला बोते हैं, गेहूं बेचने वाला बोते हैं। मैं सही हूं या नहीं आप बताना? बीज जब देते हैं तो ऐसा होता है कि नहीं होता? आपका होता है ना? तो अब आप बताओ कि आपने कभी खरीदा बीज बेचने वाला? कभी नहीं खरीदे होंगे क्योंकि हमारे पास इतने खेत नहीं है। पंजाब हरियाणा में 50-50 बीघे, 100-100 बीघे हैं उन लोगों के पास। वो लोग 1-2 बीघे में अपना खाने वाला बो लेते हैं, बाकी सब बिजनेस पर्पज है। तो फायदा किसको हुआ? पंजाब हरियाणा। और मैं एक आपको रिपोर्ट बता दूं, पंजाब और हरियाणा में देख लेना, हर घर का बच्चा एक अच्छे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है। वहां का बच्चा आप देखना जाके, मोस्ट ऑफ द फैमिली के बच्चे अमेरिका लंदन में जाकर के रिसर्च कर रहे हैं। और देखना उनकी पर कैपिटा इनकम कितनी तेजी से बढ़ गई है। तो किसान जो हमारे तरफ के किसान है वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं। तो मैंने क्या बोला कि इन्फ्लेशन से पंजाब के किसानों को लाभ होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में ईस्टर्न किसान को आज भी देख लेना फटी शर्ट पहन करके ही घूमेगा। क्यों? क्योंकि वो कभी इसका पर्पज ही नहीं रहा है। आज भी हम भैंस रखते हैं तो भैंस का दूध बेचने के लिए कभी नहीं रखे होंगे, अपने घर के वे खाने के लिए बच गया तो चलो एक काम करो बेच दो। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि एक काम करते हैं ग्वालों को क्या होगा इंपैक्ट, तो आप कहोगे सर वो बेचने के लिए अगर रखता है तो फायदा है, अगर घर के लिए खाने के लिए तो नुकसान है। क्यों? क्योंकि भैंस के भूसे का दाम तो बढ़ रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट है, बताओ आप बताना। स्टूडेंट हो गया, फार्मर हो गया, व्यवसायी बोलो, बिजनेसमैन। हाँ, रीजन बताते जाओ, रीजन बताओ। हाँ बताओ, बताओगे? एक लोग बताओ। नहीं देखो मैं बताऊं ना, मैं एक बार बताऊं, मैं आपको बताऊं बिजनेसमैन, एक बस में मैं चढ़ा, मैं बहुत एग्जांपल लेके चलता हूं, देखो सही। बस में चला, 10 रुपए का टिकट उसने 15 रुपए का काट दिया। मैंने कहा भैया क्या हुआ? बोला साहब कल तेल 35 पैसे बढ़ गया है। अरे तो तेल 35 पैसे बढ़ा है तो मेरा टिकट क्यों 5 रुपए आपने बढ़ा दिया? और कभी भी 35 पैसे जब तेल का दाम कम हो जाता तो टिकट का दाम नहीं कम करते हैं। तो बिजनेसमैन क्या करता है, जैसे इन्फ्लेशन होता है उस इन्फ्लेशन की आड़ में तुरंत अपने प्रोडक्ट का दाम ज्यादा बढ़ा देता है। आपने देखा होगा,
आपके घर में जो बिजली का बिल लगा होगा मीटर, मकान मालिक क्या करता होगा, अपना 5 रुपए यूनिट देते होंगे, आपको कहते होंगे 7 रुपए यूनिट आपको देना पड़ेगा ना, 2 रुपए यूनिट आप कुछ ज्यादा ले लेंगे। तो ये एक प्रकार की स्ट्रेटजी होती है, बिजनेसमैन की होती है। बिजनेसमैन क्या करता है कि प्रोडक्ट का दाम जो होता है वो इन्फ्लेशन के बहाने, पेट्रोल के बहाने 2 रुपए पेट्रोल का दाम बढ़ता है, 10 रुपए रेट बढ़ा देते हैं। तो बिजनेसमैन इसी के बहाने लाभ को ज्यादा अर्न करते हैं इन्फ्लेशन के कारण। चलो, सरकारी नौकरी, लाभ, क्योंकि ये लोग भी अपना पढ़ाएंगे। लेकिन सरकारी नौकरी में एक होते हैं गेस्ट फैकल्टी, नाम सुने हो आप, मान लो टीचर में गेस्ट फैकल्टी को फिक्स मिलता 25,000 रुपए, इनको क्या होगा। तो आप याद रखना, कभी भी पूछा करिए सर सरकारी नौकरी भी दो प्रकार की होती है, एक होती है जो परमानेंट होती है जिनको डीए मिलता है, एक होते हैं जिनको कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स पैसा मिलता है, उनको नुकसान होगा तथा जिनको जो परमानेंट है उनको फायदा हो जाएगा। ठीक है, आगे दुकानदार को, नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर, अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर पूरा लिखते हैं, ठीक है, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कुछ लोग तो हैं, लेकिन एक गेस्ट फैकल्टी होती है, वो नॉन परमानेंट होते हैं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं वो परमानेंट होते हैं, लेकिन गेस्ट फैकल्टी भी परमानेंट बोलने लगती है, अपने आप को बोलने लगती है। चलो दुकानदार को बताओ, शॉपकीपर, फायदा, हाँ बिजनेसमैन है। चलो, एक गरीब महिला, गरीब महिला, हाँ कोई इनकम ही नहीं बेचारी के पास, जो उसके पास मजदूरी करती है, थोड़ा बहुत पाती थी, अब उसकी खरीदने की क्षमता पहले से कम हो गई है। ऋणी, ऋणी तथा ऋणदाता, ऋणी तथा ऋणी ऋणदाता, बताओ। ऋणी को, हाँ उल्टा बोल गए थे ना, ऋणदाता को, हाँ क्योंकि वो जो पैसा लौटा के देगा अब उसकी परचेजिंग पावर पहले से कम हो चुकी होगी। जो ऋणी ऋणदाता होता है ना, उसने 100 रुपए दिया और ऋणी ने ले लिया, अब वापस लौटाया तब उसकी खरीदने की क्षमता कम हो गई ना। मान लो मैं आपसे क्या कर तू 2,000 रुपए ले लूं, आपने तो किसी तरह दे दिया मुझे, अब मैं क्या करूं, आज से 20 साल बाद आपको लौटाऊं, तब 2,000 रुपए हो सकता है 20 साल बाद क्या करे, एक मोबाइल का रिचार्ज ही मिलने लगे। तो आप यही कहोगे सर बताइए, मोबाइल का रिचार्ज के बराबर आप पैसा वापस कर रहे हो। तो ऋणी को जो होता है, ऋणी और ऋणदाता में, तो ऋणदाता को क्या हो जाएगा, लॉस, फायदा हो जाता है, और ऋणी को नुकसान हो जाता है। ठीक है, आगे बताओ, मैं बोलता हूं, सब तो मैंने डिस्कस कर दिया। चलो, तो ये आप याद रखना, ये मैंने प्रश्न पूछे हैं, ये प्रश्न आप देखना सिविल सर्विस में खूब पूछे गए हैं। ठीक है, फार्मूला याद रखना, जिनका इनकम चेंजेबल है उनको फायदा, और जिनकी इनकम फिक्स है तो उनको नुकसान। ये फार्मूला मत भूलना, चाहे जब कोई आपसे पूछ ले, आपको कभी लॉस नहीं होगा। ठीक है, आपको कभी नुकसान नहीं होगा, आप प्रॉपर आंसर दे सकते हो। अब बात आती है कंट्रोल, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कौन करता है। तो याद रखना, इन्फ्लेशन पे जो नियंत्रण होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लगाता है। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसको मनी का पूरा सिद्धांत पता है, उसको पता है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ा है क्योंकि एम का मान बढ़ गया है। तो क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तुरंत क्या होता है CRR, मैं आपको इनको सबको डिटेल में बताऊंगा जब हम क्लास कराएंगे, यानी ब्याज की दरें बढ़ा देता है। तो ब्याज की दरें बढ़ाने से लोग, उपभोक्ता क्या होते, अट्रैक्ट हो जाते हैं। मेरे फादर थे, तो पता है मैं बताऊं क्या करते थे, मैं उनसे पैसा मांगा करता था, तो वो जैसे महीना अंत चल रहा तो कभी पैसा नहीं देते थे। मैंने कहा क्यों नहीं आप पैसा देते, कहते 1 तारीख तक रुक जाओ, इस महीने का ब्याज लग जाने दो, भले 2 रुपए मिलेगा। आपको भी मैं सजेशन दूंगा कि जैसे अब आपके पास 2 दिन बचे, अब पैसे की आपको जरूरत है तो 2 दिन आप काट लो किसी तरह से,
आपके अकाउंट में उस मंथ का पूरा ब्याज काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने बीच में पैसा निकाल लिया, तो इस 2 दिन के चक्कर में मान लो आपने 2,000 रुपए अकाउंट से निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, उस 2,000 पर फिर ब्याज अब नहीं चढ़ेगा, क्योंकि उस महीने के मिनिमम अकाउंट पर पैसा चढ़ता है। ठीक है, तो एक उपभोक्ता इतनी छोटी छोटी बातों को ध्यान रखता है, ब्याज की बात को। ठीक है, मैं खुद यही काम करता हूं कि क्या करता हूं कि लास्ट मंथ में मैं किसी से ट्रांजेक्शन करने से बचता हूं। क्यों बचता हूं कि जब मैंने 20 दिन काट दिया है तो 10 दिन और काट दूंगा धीरे से, तो इस महीने का जितना ब्याज मिलना है वो सारा ब्याज, भले 1 रुपए मुझे मिले लेकिन मिला तो ब्याज, पैसा मिला, उस 1 रुपए को क्यों मैं लॉस करूं। तो उपभोक्ता ब्याज की दर को एक एक रुपए को कंसीडर करता है, और जब एक एक रुपए को कंसीडर करता है तो आरबीआई क्या करती है, ब्याज की दर वृद्धि कर देती है। और जैसे ब्याज की दर वृद्धि करती है, लोग क्या करते हैं, जो उनके पास मनी होती है वो अकाउंट में जो रखी रहती है उसको नहीं निकालते, पहली चीज तो, और दूसरा घर में जो पैसा एक्स्ट्रा होता है उसको भी जाके बैंक में डाल देंगे। तो अब क्या होगा, उपभोक्ता की खरीदने की क्षमता पहले से कम हो जाएगी। अब अर्थव्यवस्था में मनी का प्रवाह पहले से कम होगा, मनी का प्रवाह कम होने से डिमांड कम होगी, और डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो ये काम बैंक करता है। दूसरा, गवर्नमेंट देखती है कि बैंक की बात कोई मान नहीं रहा, मतलब बैंक ने ज्यादा ब्याज नहीं बढ़ाया, लोग ज्यादा लालच में नहीं आ रहे, तो सरकार क्या करती है, टैक्स लगा देती है। लो, आप उधर से बचोगे तो हम इधर टैक्स लगा देंगे, वो टैक्स बढ़ा देती है। जब टैक्स बढ़ा देगी तो आपकी रियल परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने टैक्स बढ़ा दिया सब्जी पे, तो आप कहोगे यार इसमें टैक्स ज्यादा, इसको नहीं लेते हैं, जब टैक्स कम हो जाएगा तब लिया जाएगा। तो लोग उस वस्तु से खरीदने से बचते हैं, तो इससे उपभोक्ता की जो खर्च करने की पावर होती है वो कम हो जाती है, और मनी का फ्लो, जो सर्कुलेशन ऑफ द मनी है इकोनॉमी में, स्थिर होने लगता है या कम होने लगता है, जिससे इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। ठीक है, तो ये आज मैंने आपके साथ डिस्कस किया इन्फ्लेशन के कई पहलुओं पर। अब आपके